नमस्ते। आत्म एवं व्यक्तित्व अध्याय के अंतिम वीडियो या अंतिम भाग में हम प्रस्तुत हैं और इस भाग में हम व्यक्तित्व से संबंधित अभी तक जितनी भी सिद्धांतों की चर्चा की हमने या जितने सिद्धांत के बारे में पढ़ा, विभिन्न विद्वानों को पढ़ा, अलग-अलग विचारों को जाना, इससे थोड़ा अलग हटकर अब व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने की क्या-क्या विधियाँ हैं, हम उस पर थोड़ा ध्यान देंगे, दृष्टिपात करेंगे। मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधियाँ बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और आगे आगे जब हम लोग ऊँची कक्षा में पढ़ेंगे या तो हम जब मूल्यांकन का स्वरूप जानेंगे या खुद की एक मूल्यांकन विधि का निर्माण करेंगे, तब हम जानेंगे कि यह कितना महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए स्वोद्देश्य औपचारिक प्रयास को व्यक्तित्व मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन का लक्ष्य लोगों के व्यवहारों को न्यूनतम त्रुटि और अधिकतम परिशुद्धता के साथ समझना और उनकी भविष्यवाणी करना होता है। मूल्यांकन निदान, प्रशिक्षण, परामर्श और अन्य उद्देश्यों के लिए बेहद ही उपयोगी है। अब हम देखें कि कितने तरह के ये परीक्षण होते हैं और इनकी उपयोगिता कहाँ-कहाँ है। मनोमितिक परीक्षण वैज्ञानिक राशियों के मापन के सिद्धांत एवं तकनीकों से संबंधित क्षेत्र है। इसमें ज्ञान, योग्यताओं, सोच एवं व्यक्तित्व के विभिन्न संघटकों आदि का मापन किया जाता है। इसमें मूलतः मापन के उपकरणों जैसे प्रश्नावली एवं परीक्षण से संबंधित है। इसके अंतर्गत दो मुख्य अनुसंधान कार्य होते हैं: उपकरणों का निर्माण एवं मापन का प्रक्रम, मापन के सैद्धांतिक पक्षों का विकास एवं क्रमशः शुद्धिकरण। फिर आता है आत्म प्रतिवेदन माप। इस विधि में प्रयोज्य विभिन्न कथनों या मापनी पर अपनी भावनाओं के बारे में शाब्दिक, अशाब्दिक अनुक्रिया वस्तुनिष्ठ रूप में देते हैं। इन अनुक्रियाओं को उनके मूल रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। उन्हें मात्रात्मक रूप में अंक देकर परीक्षण के लिए विकसित मानकों के आधार पर उनकी व्याख्या होती है। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। हैथवे और मैकिन्ले द्वारा मनोरोग के निदान के लिए निर्मित इस उपकरण में 567 कथन हैं। यह 10 उपमापनियों स्वकाय चिंता, अवसाद, हिस्टीरिया, मनोविकृति, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, व्यामोह, मनोदौर्बल्य, मनोविदलता, उन्माद, सामाजिक अंतर्मुखता के निदान का प्रयत्न करता है। प्रयोज्य सही गलत के रूप में उत्तर देते हैं। आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली। इस आयाम द्वारा 32 विशेषताओं का आकलन होता है। इसमें अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सांवेगिक स्थिरता, अस्थिरता, मनःस्थापिता और उन्मादावस्था जैसे मनोविकारों की जांच होती है। इस आयाम पर उच्च अंक प्राप्त करने वाला व्यक्ति आक्रामक, अहंकेंद्रित और समाज विरोधी माना जाता है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली पीछे हमने चर्चा की थी इसी अध्याय में। यह प्रश्नावली कैटल के द्वारा व्यक्तित्व का वर्णन करने वाले वृहत समुच्चय की पहचान के लिए की गई। इसका उपयोग उच्च विद्यालय के छात्रों और वयस्कों के लिए होता है। यह व्यावसायिक निर्देशन, व्यावसायिक अन्वेषण एवं परीक्षण में बेहद उपयोगी है। प्रक्षेपी तकनीक। प्रक्षेपी तकनीक का विकास अचेतन अभिप्रेरणाओं और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। ये इस तकनीक पर आधारित है कि संरचित अथवा असंरचित उद्दीपक व्यक्तियों को उस स्थिति पर अपनी भावनाओं, इच्छाओं और जरूरतों को प्रक्षेपण करने का अवसर प्रदान करता है। इसमें भी कई तकनीक शामिल हैं, जैसे रोशा स्याही धब्बा परीक्षण। इसमें 10 पत्र होते हैं जिन पर स्याही के धब्बे जैसी आकृतियां बनी हुई होती है। इनमें से 5 पत्रों पर काली आकृतियां, 2 पत्रों पर काली व लाल एवं 3 पत्रों पर कई रंग की आकृतियां
है, ये आकृतियाँ सारहीन है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसे व्याख्या कर अर्थपूर्ण बनाया जाता है। इसके पहले चरण में कार्ड को प्रयोजक को दिखाकर पूछा जाता है कि वह क्या देख रहे हैं और दूसरे चरण में उनकी अनुक्रिया का आधार क्या है, यह पूछते हैं। और जब चित्र को हम देखते हैं, ये देखिए, यहाँ ये एक कार्ड को दिखाया गया है कि इस तरह से ही मिलते-जुलते 10 चित्र होते हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ें आती है, तो किस तरह से हम उसे व्याख्यायित करते हैं, तो अगर डब्ल्यू का अर्थ होता है समग्र रूप में उत्तर दिया है। डी यानी बड़ी डी से किसी चीज को बढ़ाकर बताना। छोटी डी का मतलब है छोटी-छोटी बातों को देखना। एस का मतलब है खाली जगहों पर प्रतिक्रिया देना। हम इसमें 4 चीजों को देखेंगे: स्थिति, विषय वस्तु, मौलिकता और निर्धारक तत्व। तो इस पीछे के स्लाइड में हमने स्थिति में जो चीजें आती है उसकी चर्चा की थी। अब हम विषय वस्तु पढ़ाएंगे। व्यक्ति को अगर हम एच का अंकन हम तब करते हैं जब व्यक्ति को उन चित्रों में मानव आकृति दिखाई देती है। ए का अंकन तब करते हैं जब व्यक्ति को पशुओं की आकृति दिखाई देती है। एडी और एचडी यानी तब करते हैं जब व्यक्ति विस्तार रूप से पशुओं और मनुष्यों की क्रियाओं को देखता है। एन में व्यक्ति प्रकृति जैसे नदियों, पहाड़ों, हरे भरे खेतों को देखता है। ओ का अंकन तब करते हैं जब व्यक्ति जड़ पदार्थ जैसे बर्तन, लैंप, छतरी इत्यादि देखता है। अब फिर आते हैं स्थिति के बाद विषय वस्तु के बाद मौलिकता पर। अत्यधिक प्रचलित उत्तर को पी से और मौलिक उत्तरों को ओ से दर्शाते हैं। फिर आते हैं निर्धारक तत्व पर। धब्बे की शक्ल या दूसरी आकृति जब हमें चित्र में लगती है तो हम उसे एफ से, रंग को सी से, गति को एम से और रंगों के उतार चढ़ाव या शेडिंग को के से प्रदर्शित करते हैं। इधर यहाँ देखिए कि ये एक कॉलम हम दिखा रहे हैं आपको कि पहला कॉलम में स्थिति जो हमने चर्चा की थी, तो चित्र में जिस स्थिति को हम देख पाएंगे उसका हम अंकन करेंगे। दूसरे कॉलम में विषय वस्तु, जिस चित्र में जिस स्थिति को देख पाएंगे तो उसका अंकन करेंगे। तीसरे में मौलिकता का अंकन करेंगे। चौथे कॉलम में निर्धारक तत्व का अंकन करेंगे। और फिर यहाँ हम चित्र के संकेत को तो यहाँ हमने दे दिया, लेकिन अगर इसकी आवृत्ति कम ज्यादा होती है तो उस आवृत्ति का भी चित्रण हम या अंकन हम करेंगे। अब आते हैं थीमेटिक कॉन्सेप्ट पर, यानी कि इसे हम कहते हैं कथानक संप्रत्यय परीक्षण। यहाँ देखिए कि थीमेटिक एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं इसे। तो एक चित्र दिया हुआ है। इस परीक्षण का निर्माण मैं अपने आप को थोड़ा ये कर रही हूँ। इस परीक्षण का निर्माण मरे और मॉर्गन ने किया। इसमें कुल 30 चित्र होते हैं जिनमें मानव मात्र को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों को चित्रित किया होता है। 10 कार्ड पुरुषों के, 10 महिलाओं के एवं 10 दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। चित्रों को प्रस्तुत कर कहानी लिखने को कहा जाता है। इस माध्यम से व्यक्ति के गोपनीय इच्छाओं, अतृप्त अभिलाषाओं, कुंठाओं और मानसिक तनाव का पता लगाया जाता है। इसी तरह है रोजेनविक का चित्रगत कुंठा परीक्षण। यह परीक्षण व्यंग चित्रों की सहायता से विभिन्न स्थितियों को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुंठित करते हुए उसकी प्रतिक्रिया देखता है। अनुक्रियाओं का विश्लेषण आक्रामकता के प्रकार एवं दिशा के आधार पर किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये 2 व्यक्ति हैं, इसे कुंठित कर रहे हैं। यहाँ ये एक पतला सा व्यक्ति है, मोटे को कुंठित कर रहा है। यहाँ भी देखिए वही स्थिति है। तो इसी का हम कुंठा का मापन करते हैं। फिर यहाँ देखिए, एक व्यक्ति खाने की मेज को ढकेल रहा है, उसका रिएक्शन उसकी प्रतिक्रिया सामने वाले पर क्या होगी। फिर वही चीजें हैं कि आप किसी व्यक्ति को कुंठाग्रस्त करके उसकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करते हैं।
इसी में मुझे और भी चित्र दिखे थे तो मैंने डाल दिए हैं। अब आते हैं वाक्य समापन परीक्षण पर। इस परीक्षण में अनेक अपूर्ण वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य का आरंभिक भाग पहले प्रस्तुत कर व्यक्ति को उसे पूर्ण करने को कहा जाता है। इससे उसकी अभिवृत्तियों, अभिप्रेरणा, द्वंद्व का पता चलता है। यह परीक्षण अनेक ऐसे अवसर देता है कि व्यक्ति अपने अंतर्निहित अचेतन अभिप्रेरणा को व्यक्त कर सके। जैसे मेरे पिता है, मुझे सबसे अधिक भय, तो हम लिखेंगे कि किस चीज से लगता है। मेरी माँ के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि आप खुद लिख सकते हैं कि आपकी माँ के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है। इसके बाद है व्यक्तांकन परीक्षण। इस परीक्षण में व्यक्ति को एक कागज के पन्ने पर किसी व्यक्ति का चित्र बनाने को कहते हैं। चित्रांकन के समापन के बाद व्यक्ति को एक विपरीत लिंग का चित्रांकन करने को कहते हैं। फिर उस चित्र पर कहानी लिखने को कहते हैं। यह कुछ इस तरह से है कि हमने उसे कुछ चित्र दिया और उसी आधार पर उसके विपरीत चित्र को दिखाकर कहानी लेखन का कार्य करने को कहा है। व्यवहार परक विश्लेषण। विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्ति का व्यवहार हमें उसके व्यक्तित्व के बारे में सार्थक सूचनाएं प्रदान करता है। इसमें प्रदत्त निम्न तरीके से प्राप्त करते हैं: साक्षात्कार से, प्रेक्षण से, निर्धारण से, नाम निर्देशन से, स्थितिपरक परीक्षण से। अब साक्षात्कार में संरचित और असंरचित तरीके से मूल्यांकन किए जाने वाले प्रश्नों को पूछते हैं। साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों को पूछकर व्यक्ति के बारे में एक छवि विकसित करने का प्रयत्न करता है। प्रश्नों के उत्तर द्वारा उसके व्यक्तित्व के उद्घाटित करने की पर्याप्त संभावना होती है। व्यवहारपरक प्रेक्षण में ध्यानपूर्वक व्यक्ति को देखते हैं और उनके व्यक्तित्व का आकलन कर एक छवि का निर्माण करते हैं। व्यवहारपरक निर्धारण में सामान्यतः उन लोगों से लिए जाते हैं यह जो निर्धारण किए जाने वाले व्यक्ति को घनिष्ठ रूप में जानते हैं। इस विधि में योग्यता निर्धारक उन्हें गुणों के आधार पर कुछ संवर्गों में रखने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम एक देख सकते हैं कि किसी अगर 5 पॉइंट पर हमने एक बनाया है प्रश्नावली, जिसमें कि प्रश्न जिनसे पूछा जाता है वो अत्यधिक सहमत हो सकते हैं, सहमत, अनिश्चित, असहमत, अत्यधिक असहमत हो सकते हैं। तो अगर ये पक्ष में है तो 1, 2, 3, 4, 5 से डिनोट करेंगे, इसे प्रदर्शित करेंगे। लेकिन अगर यह विषय के विपक्ष में है तो फिर हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं, या फिर हम इसे बीच में शून्य मानकर नीचे सकारात्मक और ऊपर नकारात्मक भी रख सकते हैं। भार या संख्यात्मक मूल्य है ये हमारे मूल्यांकन प्रणाली पर निर्भर करता है। वही चीज है जो अभी मैंने बताया कि पक्ष में हम इस तरह से कर सकते हैं और विपक्ष में इस तरह से कर सकते हैं। अब है नाम निर्देशन। इसका उपयोग उन व्यक्तियों के साथ किया जाता है जिनमें दीर्घकालिक अंतःक्रिया होती रही हो और जो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हों। इसमें प्रत्येक व्यक्ति से समूह में एक या एक से ज्यादा लोगों का चयन करने को कहा जाता है जिसके साथ वह क्रिया में सहभागी होना पसंद करेगा। व्यक्ति से चुने गए लोगों को चुनने का कारण भी पूछा जाता है। स्थितिपरक परीक्षण। इस परीक्षण में एक व्यक्ति को एक दिए गए कार्य पर काम कुछ ऐसे लोगों के साथ करना होता है जिनको व्यक्ति के साथ असहयोग करने का निर्देश होता है। यह एक तरह से भूमिका निर्वाह होता है। स्थिति वास्तविक या कृत्रिम हो सकती है। अब आगे कुछ प्रश्नों को हम देखें। इनमें से कौन आत्म प्रतिवेदन माप का प्रकार नहीं है? प्रक्षेपी तकनीक में क्या शामिल नहीं है? व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधियों में कौन सम्मिलित नहीं है? व्यवहारपरक विश्लेषण का कौन सा रूप निम्न में उल्लिखित नहीं है? तो ये थी हमारी आत्म एवं व्यक्तित्व अध्याय का अंतिम भाग, अंतिम वीडियो। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितने भी तकनीकी शब्द हैं जो मनोविज्ञान के
विशिष्ट शब्द हैं, सिद्धांत हैं, उस सबों को इनमें शामिल किया जाए। आपके पाठ्यपुस्तक से अलग जाकर भी चीज़ों को हमने शामिल किया इसलिए कि आपकी समझ में वो अच्छे से आ जाए, क्योंकि पाठ्यपुस्तक में मात्र ज़िक्र कर दिया गया है। तो चूँकि बहुत ही ये व्यावहारिक और तकनीकी विषय है, इसलिए थोड़ा डेप्थ में जाना बनता है, थोड़ी गहराई में जाना बनता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इसे पूर्ण रूप से करूँ और बहुत बहुत जल्द मैं अध्याय 3 को लेकर प्रस्तुत होंगी। अभी आप मुझे विदा दें।